नमस्कार साथियों, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। और आज सोमवार है और सोमवार को हम चंडालिया जी के साथ बात करते हैं। हेमेंद्र चंडालिया श्रमजीवी कॉलेज में जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ के श्रमजीवी कॉलेज में आप प्रोफेसर थे अंग्रेजी के, और साहित्यकार हैं। अपने यहाँ हमारे अखबार में एक कॉलम लिखते हैं, चेतक सर्कल। तो आज इनसे अपन बात करेंगे कि भाई पिछले 10 सालों में, और ख़ास तौर से अभी इस चुनाव के बाद जो जिस तरह की लोकसभा बनी है, उसमें भी जो पीठासीन अधिकारी हैं, मतलब लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के स्पीकर हैं, और नरेंद्र मोदी खुद का जो एरोगेंस है, अभी भी वो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं देना चाह रहे हैं। और गवर्नर्स का जो रोल है, जैसे ये जो अपने धनखड़ साहब हैं, ये जब वेस्ट बंगाल में थे गवर्नर, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया। और एक तरह से मतलब गवर्नर अपने आप को सत्ता समझने लगे, और मतलब केवल वहीं की बात नहीं है, ये वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, तमिलनाडु में, केरल में, राजस्थान में जितने भी बिल पास होते थे रोक लेते थे, आगे भेजते ही नहीं थे। जब बिल पास हो गया विधानसभा से, तो उनको कानून बनने में, मतलब गवर्नर के दस्तखत नहीं होंगे और राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं होंगे तब तक कानून नहीं बन सकता। लेकिन ये लोग उसमें अड़ंगा अड़ाते थे। तो क्या इस लोकतंत्र में की संरचना में इन लोगों का, जो गवर्नर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के स्पीकर हैं, विधानसभा के स्पीकर्स भी ऐसा ही रोल कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में उनको मतलब खारिज कर दिया सब बिना कुछ देखे, सारे एमएलएज की वो सदस्यता एनसीपी के, और इवन चुनाव आयोग भी मतलब उसमें पूरा सहयोग कर रहा है। तो आज हम समझेंगे कि इन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब संवैधानिक पद हैं, जिनका जो बहुत बड़ा महत्व हमारे इस लोकतंत्र में है, बल्कि राज्यपालों के लिए तो कई बार ये सवाल भी उठे हैं, हालांकि वो निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे, और ये सवाल भी उठे हैं कि ये राज्यपाल की संस्था को ही या तो खत्म समाप्त कर दें या फिर इनको भी चुनाव से बनाएं। तो इन सब बातों पे हम आज चंडालिया जी से बात करेंगे। तो सर बताएं क्या भारतीय। मैं 1 मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। ये चंडालिया जी शुरू करें उसके पहले मैं एक अपील कर दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हों तो इनको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट्स जो हैं हमारे को बेहतर करने में मदद करेंगे। अच्छा, ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री, इसके पैसे नहीं लगते, आप दिल खोल करके सब्सक्राइब करिए। तो अब चंडालिया जी से निवेदन करता हूँ कि वो पिछले 10 सालों में इस देश की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन आए हैं, और जो एक आधारभूत संरचना भारतीय लोकतंत्र की थी, उस संरचना के भीतर कुछ परिवर्तन करने की चाहत सत्तारूढ़ दल के अंदर दिखाई देने लगी। और इसलिए पिछले 10 सालों में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का स्वभाव बदला है,
उनकी भूमिका परिवर्तित हुई है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। और ये लगने लगा है कि जो स्वायत्तता इन संस्थाओं को दी गई थी संविधान में, वो स्वायत्तता कहीं न कहीं छीन ली गई है। और जिस किस्म के लोग इस संस्थाओं के अंदर नियुक्त किए गए हैं, उनकी प्रतिबद्धता देश के प्रति न होकर के किसी खास राजनीतिक दल के प्रति है। कहने को बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उनके साथ के लोग हैं, उन्होंने ये नारा दिया था नेशन फर्स्ट का, जो कि मूलतः अमेरिकी नारा है। और अमेरिका में इस बात को कहा गया, ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, कि नेशन फर्स्ट या अमेरिकन फर्स्ट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस देश से ग्लोबलाइजेशन के विचार की शुरुआत हुई या जिसका प्रचार प्रसार हुआ और सारी दुनिया को एक करने की बात हुई, वही लोग वापस राष्ट्रवाद की तरफ लौटते हैं और नेशन फर्स्ट का नारा देते हैं। लेकिन भारत में ये नारा भी एक छद्म नारा प्रतीत हुआ है, साबित हुआ है बल्कि, जहाँ नेशन फर्स्ट या मैं देश नहीं बिकने दूंगा जैसे नारे मात्र जुमले होकर के रह गए हैं, और असल में नेशन फर्स्ट के स्थान पर पार्टी फर्स्ट हो गया है। अर्थात प्राथमिकता अब देश नहीं है बल्कि अपना दल है या अपनी पार्टी। और ये पार्टी फर्स्ट का नारा लगातार लागू होता दिखाई दे रहा है, चाहे वो पद इलेक्टेड पोजीशंस हों, निर्वाचित पद हों, अथवा मनोनीत पद हों। तो कई चीज़ें हुई हैं पिछले 10 सालों में, जिनका सबका ब्यौरा रखना अभी 5 या 10 मिनट में या 15 मिनट में संभव नहीं होगा, लेकिन संकेत रूप में कुछ बातें कही जा सकती हैं। इस समय 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, और जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, वही दोबारा चुन लिए गए हैं इस लोकसभा के स्पीकर के रूप में। और ये विवाद शुरू उसी समय हो गया जब प्रोटेम स्पीकर का मनोनयन हुआ। परंपरा के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन उस परंपरा को तोड़ते हुए वर्तमान सरकार ने जो कम वरिष्ठ सांसद थे उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया। एक और परंपरा ये थी कि यदि स्पीकर का पद सत्तारूढ़ दल के पास आता है तो डिप्टी स्पीकर का पद स्वाभाविक रूप से विपक्ष के पास जाना चाहिए, जिससे कि एक संतुलन लोकसभा और संसद की कार्रवाई में बना रह सके। ये भी नहीं किया गया, और कुल मिलाकर के एक दल की जो उसका वर्चस्व है उसको संसद पर थोपने का काम इस समय किया गया। और पहला ही भाषण जो लोकसभा अध्यक्ष ने दिया, उसमें उन्होंने आपातकाल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव संसद से पारित करवाने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी दल से ऊपर होता है, ऐसी मान्यता है, और ऐसा एक सैद्धांतिक उसकी परंपरा भी रही है। नहीं, अपने यहाँ तो बहुत अच्छी परंपरा है। उदाहरण के लिए मैं सोमनाथ चटर्जी की बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के आदेश की अवमानना करके अपनी निष्पक्षता को कायम रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी जो भूमिका थी उसको बनाए रखने के लिए पार्टी के आदेश को भी नहीं माना, और परिणाम ये हुआ कि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। रवि राय का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रवि राय ने बहुत अच्छा वो किया था, मतलब बहुत सारे उदाहरण भारत के
राजनीतिक इतिहास में इवन है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन अभी जो हुआ है उसमें ये लग रहा है कि जो स्पीकर है या राज्यसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, दोनों की भूमिका कुछ कुछ हद तक पार्टीजन या दलगत प्रतिबद्धता से निर्धारित होती जान पड़ती है। बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी बातचीत की जा सकती है। जिस तरह से पिछली लोकसभा में दिसंबर के महीने में लगभग 100 सांसदों का निलंबन हुआ लोकसभा से और लगभग 46 सांसदों का निलंबन हुआ राज्यसभा से। लोकसभा और राज्यसभा से इन सांसदों का निलंबन इस कारण हुआ कि विपक्ष ये मांग कर रहा था कि संसद के भीतर कैसे 4 लोग कूद करके पहुंच गए और वहां उन्होंने अपने कुछ विषैली गैसों का उन्होंने वहां उत्सर्जन किया और पूरी सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर के वो बात कह रहे थे। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस सांसद के हस्ताक्षर से उनको प्रवेश की अनुमति मिली थी वह सत्तारूढ़ दल के सांसद थे। उनको लेकर के भी कोई कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या सरकार द्वारा नहीं की गई। तो जो कंसर्न था पूरे विपक्ष का, सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, उसको लेकर के भी सरकार की ओर से और लोकसभा स्पीकर की ओर से गंभीरता नहीं बरती गई, बल्कि विपक्ष को संसद से बाहर करने का काम उस समय भी किया गया। जो 3 कानून लाए गए किसानों के संबंध में, जिनको काले कानून की संज्ञा दी गई, उनको जिस तरह से राज्यसभा से पारित किया गया बिना पूरी संख्या होते हुए ध्वनि मत से आनन फानन में, उसको भी हम देखें। उस पर मत विभाजन की मांग थी लेकिन नहीं करवाया गया। और राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष थे हरिवंश जी, उन्होंने लगभग उनको पूरे विपक्ष को नज़रअंदाज करते हुए आनन फानन में उनको पारित करवाने का काम किया। तो इससे ये लगता है कि लोकतंत्र का जो हमारा ढांचा है उसको कमज़ोर करके, जिसको हम एक तंत्र कहते हैं या मोनोपोलिस्टिक स्टेट कहते हैं, उसकी ओर बढ़ने की चेष्टा इस समय की जा रही है संसद के अंदर और संसद के बाहर। 2-3 उदाहरण हम देख सकते हैं। इस वर्ष की लोकसभा में भी बहुत महत्वपूर्ण कानून जिन पर चर्चा बहुत ज़रूरी थी, उन्हें भी बिना किसी बहस के और बिना किसी चर्चा के पारित किया गया। जो अभी आपराधिक कानून में संशोधन करके लागू किया गया 1 जुलाई से, क्रिमिनल लॉज, जिसमें CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों महत्वपूर्ण कानून हैं जिनके अंदर ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो कि दीर्घ काल में जाकर के लोगों के जनतांत्रिक हितों के खिलाफ हैं। पुलिस स्टेट बना देंगे। और उन कानूनों का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया है। आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा कि उनका प्रयोग करते हुए सांसद जो TMC की सांसद हैं महुआ मित्रा, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है कि उन्होंने मानवाधिकार आयोग या जो महिला आयोग की अध्यक्ष के संबंध में कुछ टिप्पणी की, अच्छा। उसको लेकर के उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो विपक्ष का काम है या आम जनता का भी जनतांत्रिक अधिकार है सरकार की नीतियों का विरोध करने का, उनको उस अधिकार को छीन लेने का काम करने वाले कानून बिना किसी बहस के संसद से पारित किए गए। इसके साथ ही एक और कानून जो GST से संबंधित है, जो कि हमारे ट्रेड और कॉमर्स की इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, GST सेकेंड अमेंडमेंट बिल, उसको भी पारित कर दिया गया बिना किसी बहस के। और तीसरा जो दिल्ली से संबंधित एक कानून आया है, जो दिल्ली के स्टेटस को लेकर के भी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज
सेकंड अमेंडमेंट बिल, उसको भी बिना किसी बहस के संसद से पारित कर दिया गया। और मज़ेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के स्पीकर की तारीफ़ करते हुए ये कह रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद की जो उत्पादकता है, अर्थात अपने कार्यकाल में कितने बिल पारित करवा पाए वो, उसकी उत्पादकता 97% है। अर्थात जितने बिल सरकार पारित करवाना चाहती थी उनमें से अधिकांश बिलों को पारित करवाने का काम लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष ने किया। चाहे उन कानूनों को पारित करने के पहले उन पर बहस हुई अथवा नहीं हुई, पूरे विपक्ष की गैर मौजूदगी में बहुत सारे कानून पारित कर दिए गए और उनको देश पर थोप दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा का पूरा जो संसदीय प्रणाली है उसको उन्होंने खारिज करते हुए, क्योंकि बहुमत उनके पास था, आज चाहे अल्पमत की सरकार है लेकिन फिर भी जिन सहयोगियों के बल पर ये चल रही है, तो उन सहयोगियों की मदद से अल्पमत की सरकार होते हुए भी ऐसे कानूनों को पारित कर दिया बिना किसी बहस के, जिनके दीर्घकालीन असर होंगे, दूरगामी असर होंगे इस पूरे लोकतंत्र को लेकर के। और दूसरी ओर अगर सत्तारूढ़ पक्ष के लोग कोई ऐसा काम संसद के अंदर करते हैं जो कि असंसदीय है, असंवैधानिक है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई लोकसभा स्पीकर ने या सरकार ने नहीं की है। एक उदाहरण है हमारे सामने, जब पिछली लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधोड़ी ने दानिश अली के खिलाफ बहुत ही अमर्यादित टिप्पणियां की थी, लेकिन उसके भी खिलाफ कोई कार्रवाई उस समय तत्कालीन अध्यक्ष ने नहीं की, बल्कि जो मामला प्रिविलेजेस कमेटी को या संसद की विशेषाधिकार समिति को भेजा गया, उसमें दानिश अली को भी को एक्यूज्ड बना दिया गया, क्योंकि किसी बीजेपी के सांसद ने ये कहा कि उन्होंने उत्तेजित किया विधोड़ी को ऐसा कहने के लिए। तो इस प्रकार की कपोल कल्पित आरोपों के आधार पर जो विक्टिम थे, जिनके खिलाफ शब्दों का अमर्यादित प्रयोग किया गया, उनको भी समान रूप से को एक्यूज्ड या अपराधी बना करके प्रिविलेजेस कमेटी में भेज दिया गया मामले को, और कोई उस पर निर्णय ऐसा आया हो लगता नहीं है। तो इससे ये लगता है कि हम जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, जो एक स्वस्थ परंपरा है कि विपक्ष को भी सुना जाए, उनकी बात को भी तवज्जो दी जाए, और ख़ास तौर से जो बिल्स हैं, जो कानून सरकार लेकर के आना चाहती है, उन पर अच्छी बहस हो और बहस के बाद ये निर्णय लिया जाए संसद में कि किस हद तक इन कानूनों को देश में लागू किया जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें स्थगित हो गई। एक मोनोपोलिस्टिक स्टेट है और जिसको मैं कई बार कहता हूँ मेजोरिटेरियन डिक्टेटरशिप है, ये बहुमत की तानाशाही है। अब चाहे बहुमत न भी हो, तब भी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो सरकार की लगभग वैसी ही है जो पिछली सरकार के समय थी। 303 सांसदों के समय जो प्रवृत्ति सरकार की थी, 240 में भी उसमें कोई परिवर्तन आया हो ऐसा दिखता नहीं। इसी के साथ हम गवर्नर्स के रोल की भी बात करना चाहेंगे कि गवर्नर इस फेडरल स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब इस संस्था का गठन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उस बहस में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि राज्यपाल के पदों पर ज़्यादातर कोशिश ये की जाए कि ऐसे लोगों को नहीं नियुक्त किया जाए जो बहुत हद तक राजनीति में शामिल है, बल्कि ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए जिनकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, जिन्होंने बहुत अच्छे अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं और जिनका व्यवहार, जिनका चाल चलन, जिनकी इस बात को लेकर के प्रतिष्ठा है कि वो नैतिक आचरण करने वाले लोग हैं। तो ऐसे जो समाज के लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं उनको राज्यपाल के पदों पर नियुक्त किया जाए। लेकिन हुआ इसके
विपरीत। और ये आज तो कांग्रेस ने ही तोड़ दी। आज के, हाँ, जो भी लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का हिस्सा थी और जो एक आदर्श, एक जो मॉडल हमारे सामने था, उस मॉडल को हमारी डेमोक्रेसी में बार बार खारिज किया गया। और इसका दुष्परिणाम अब ये हुआ है कि जो गवर्नर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं और उनका काम स्टेट गवर्नमेंट्स को टॉपल करना, उनको गिराना या उनके नियमों को पारित नहीं होने देना। जैसा अभी प्रारंभ में परिचयात्मक टिप्पणी में आपने कहा कि तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में और बहुत सारे राज्यों में, राजस्थान में, पश्चिमी बंगाल में, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें थी, वहाँ इस प्रकार राज्यपालों का रवैया देखने में आया है। दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करने से रोका लगातार, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक उदाहरण है राज्यपालों की। इवन पांडिचेरी जैसे छोटे से राज्य में भी डिप्टी स्पीकर जो थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थी, उन्होंने इस प्रकार का आचरण किया कि वो, उनकी सारी प्रतिबद्धता अपने दलीय अनुशासन के प्रति रही, जबकि राज्य के विकास के प्रति उनकी कोई चेष्टा या प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दी। एक और भूमिका जो राज्यपाल की होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर के रूप में, या राज्य में जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति के रूप में, तो वो भी देखने में आया है। ख़ासतौर से राजस्थान में हमने अनुभव किया है कि चाहे वो कुलपतियों की नियुक्ति का मामला हो या दूसरे शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति का मामला हो, अब तो सीधे सीधे ये लगने लगा है कि वही लोग इन पदों पर काबिज हो पाएंगे या नियुक्त हो पाएंगे जिनकी प्रतिबद्धता घोषित रूप से उस राजनीतिक के साथ है, दल के साथ है या आरएसएस के साथ है, और वही लोग विश्वविद्यालयों में सारी गतिविधियों को संचालित करते हुए भी दिखाई देते हैं। केरल में तो सर झगड़ा ही यही था। केरल में राज्यपाल गवर्नर चाहते थे कि वहाँ जो नियुक्त वाइस चांसलर्स हैं उन सबको एक साथ इस्तीफा दिलवाया जाए और अपने लोगों को नियुक्त किया जाए। राजस्थान में ऐसी नियुक्तियाँ हुई हैं, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां हैं उनको यहाँ तो समन्वय बना लिया था सर, दो हमारे दो आपके, इस तरह से नहीं, वो भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी होता तो ठीक होता, लेकिन लगभग 23 वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां हुई और सभी के सभी बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। तो इस तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी एक खास विचारधारा को स्थापित करने और उसको प्रोत्साहित करने का काम गवर्नर्स ने किया है। तो बहुत सारी बातें जो तमिलनाडु के अंदर आर.के. रवि गवर्नर थे वहाँ, तो उन्होंने तो राज्य सरकार द्वारा जो अभिभाषण तैयार करके उनको दिया गया था, वो पढ़ा ही नहीं, उसमें से कई अंशों को छोड़ करके और अपने तौर पर अपनी बात को कहने का काम किया। बाद में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे स्टालिन, उन्होंने रिकॉर्ड से उन हिस्सों को एक्सपंज करने के लिए कहा जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए या तैयार किए गए अभिभाषण का हिस्सा नहीं थे। और अभी हाल में हम देखेंगे कि जो राहुल गांधी का भाषण था संसद के अंदर, उसमें 14 कट्स लगाए गए और 14 हिस्सों को संसद की कार्यवाही से बाहर निकालने का काम इस समय लोकसभा के स्पीकर ने किया। तो जो विपक्ष के नेता हैं, जो कि लगभग देश के बहुत बड़े वोटर्स का रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी तो हम देखेंगे क्योंकि अल्पमत की सरकार है तो बहुसंख्यक गवर्नर्स का रोल तो सर ये सरकारें गिराने बिठाने में भी बहुत ज़बरदस्त रहा। जैसे महाराष्ट्र में, कई जगह ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं सरकारें गिराने के। तो पिछले अगर कार्यकाल को देखें तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सब जगह जहाँ 2 विधायक थे वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो ये एक प्रकार से पॉलिटिकल एजेंट्स की तरह ही काम करते रहे हैं, और इसलिए ये सवाल उठने लगा है कि क्या राज्यपाल की जो संस्था है उसकी कोई प्रासंगिकता बची है, क्या इसको समाप्त कर दिया जाए। इस तरीके के सवाल भी उठने लगे हैं। तो अब
जो मुख्य सवाल हमारे सामने है वो ये है कि इस देश के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की रक्षा किस प्रकार की जाए, क्योंकि ये बात तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली पार्टी रही है, और जो एक अमेरिकन मॉडल है गवर्नेंस का, वो उनका एक आदर्श मॉडल है, जिसमें कि सीधे सीधे राष्ट्रपति का चुनाव हो और उसके बाद सारे पद अपने पार्टी के लोगों को दे दिए जाएं गवर्नेंस के लिए। तो ये आम जनता के भीतर भी मुझे लगता है कि इस किस्म के सवालों पर चेतना जगाने की आवश्यकता है, और ये समझने की ज़रूरत है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में, विशाल देश में, जहाँ इतने राजनीतिक दल हैं, इतने विश्वास हैं, इतनी धार्मिक मान्यताएं हैं, ऐसे देश में क्या कोई यूनिटरी गवर्नमेंट काम कर सकती है जो एक ध्वज, एक निशान, एक धर्म, एक भाषा, इस किस्म की विचारधारा के लोग अगर इस देश को शासित करने का काम करेंगे और सारी संसदीय परंपराओं को नष्ट करके एक यूनिटरी और मोनोपोलिस्टिक स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि भविष्य बहुत सुखद नहीं है। इसलिए आवश्यक ये है कि हम कॉन्शियसली इस पर विचार करें और जो प्रतिरोध की आवाज़ें हैं उनको सुदृढ़ करें, जिससे कि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। आज की इस बातचीत में मेरी ओर से इतना ही। धन्यवाद सर। एक तो बहुत अच्छी बात ये हुई है, अभी विश्व में जो दक्षिण पंथ चल रहा था ज़बरदस्त तरीके से, उसमें ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीत के आई है। जो अपने ऋषि, क्या नाम था उनका, ऋषि सुनक हार गए हैं। और दूसरी बात ये हुई है कि फ्रांस में दक्षिणपंथी पार्टी भी वहाँ पे भी हारी है, और वहाँ जो ऑर्गेनाइज लेफ्ट है उसकी को मतलब पूरा तो नहीं मिला है, लेकिन बढ़त मिली है। तो इस तरह से, और तीसरा जो है, ईरान में सुधारवादी लोग जीते हैं। तो ये तीनों खबरें लोकतंत्र के लिए भी और हमारे देश के लिए भी एक नज़ीर बन सकती है और एक रास्ता बनाने का काम कर सकती है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि दक्षिण पंथ से लोगों का पूरे विश्व में मोह भंग हो रहा है। अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, और वहाँ पे भी अभी बाइडन पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो प्रेसिडेंटल चुनाव नहीं लड़े और कमला हैरिस को उनकी जगह पे लड़ाया जाएगा। हालांकि वहाँ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कमला हैरिस लड़ो या ट्रंप लड़ो या कोई भी जीत के आओ, उनकी पॉलिसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक डल और निष्क्रिय आदमी से अच्छा है कि कोई दूसरा आदमी जीत के आए, तो जिससे हमारे संबंध अच्छे हो सके। तो ये सारी बातें थी। आपसे इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भारत, जय हिंद। और एक बार फिर वो अपील जो कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो कर दें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, एयर टू फ्री। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सजेशन दें। आज की बात बहुत अच्छी रही चंडालिया जी के साथ। चंडालिया जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छी सारी बातें बताई और समय निकाल करके यहाँ आए और बातचीत की। तो आप सभी को धन्यवाद, चंडालिया जी को भी धन्यवाद। और